हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ओएसिस एडुजोन, जहाँ पे हम डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं। तो आज 15 जुलाई 2025 हम ये सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले आज अगर कोई हमसे नए जुड़ रहे हैं तो उनको मैं बता दूं व्हाई दिस न्यूज़पेपर इज़ डिफरेंट। क्योंकि यहाँ पे हम करंट अफेयर्स तो करते ही है, लेकिन स्टैटिक के साथ जो करंट अफेयर्स रेलिवेंट है ओनली वही पढ़ते हैं। ठीक है, बस कंटेंट बढ़ाने के चक्कर में मैं कुछ भी नहीं लिखती हूँ। ठीक है, कंटेंट बढ़ाने के चक्कर में जो स्टैटिक बुक्स में आपको मिलेंगे मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी नहीं करती हूँ। मैं आपको बोलती हूँ कि किताब में कौन सा चैप्टर आपको जाके देखना है, ताकि आप जो यहाँ पे करंट अफेयर्स फैक्ट है उस बुक में आप लिख पाओ, एंड देन एंड देयर आपकी नोट्स अपग्रेड होती जाए डे 1 से फॉर योर डी डे ऑफ एग्जामिनेशन, ताकि बाद में आपको मंथली मैगजीन 2000 पेजेस 500 पेजेस की उठा के पढ़नी ना पड़े। जब आप स्टैटिक पढ़ते जाओ साथ में आपका करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर होता रहे। तो इस न्यूज़पेपर एनालिसिस को फॉलो करोगे तो 80% तो करंट अफेयर्स आपका हो जाएगा घूम फिर के। बाकी जो 20% है वो आप कोई भी अगर न्यूज़पेपर, कोई भी दूसरे इंस्टीट्यूट का मैगजीन उठा के आप बाद में बस थोड़ा सा आग घुमा लेना, वो बाकी जो 20% एक्स्ट्रा होगी वो आप पढ़ लेना। ठीक है, लेकिन जो एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, जो एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए आपको लेस इज मोर जो मंत्र होती है वो फॉलो करनी चाहिए, वो यहाँ पे फॉलो करोगे तो आपको कम चीजों में कॉन्फिडेंस आपको मिलेगी। ठीक है, मैं बार बार कहती हूँ कि मैं ये कभी नहीं कहूंगी कि बाकी सारे इररेलेवेंट है, हमारा ही सिर्फ इररेलेवेंट है, ऐसा नहीं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम यहाँ पे कोशिश करते हैं एस्पिरेंट के माइंडसेट को समझकर उनके लिए न्यूज़पेपर एनालिसिस प्रिपेयर करना, ताकि जो आप 3 घंटे खुद से करते हो ना, या फिर कोई भी न्यूज़पेपर एनालिसिस सुनते हो, ढेर सारे फैक्ट्स होते हैं, सारा फैक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं होता एग्जाम के लिए। इसलिए देखना, बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर खुद आप जो भी मेंटर को फॉलो करते हो कहते हैं कि स्टैटिक ही ज्यादा आता है। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स इज ऑल अबाउट 70 to 80% ऑफ स्टैटिक ओनली। बस हमें पता नहीं होता, हम करंट अफेयर्स के नाम पे इररेलेवेंट फैक्ट्स ज्यादा रट्टा मारते हैं, तो स्टैटिक वाले फैक्ट्स हमें याद ही नहीं रहते। ठीक है, एंड बाद में हम कहते हैं करंट अफेयर्स याद नहीं होता यार, मैगजीन को और भी ज्यादा रट्टा मारना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो इसलिए रेलिवेंट चीजें मैं कह रही हूँ कि ठीक है, अल्टीमेटली यहाँ पे एस्पिरेंट के माइंडसेट को समझना इज द वे टू गो। यहाँ पे हम वही समझकर आप जितना ले पाओगे उतना ही हम आपको यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, ताकि आपकी टाइम बचे, ताकि आपकी एक कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपरेशन हो जाए, एंड सबसे बड़ी बात, क्वांटिटी नहीं, आपकी क्वालिटी स्टडी हो। देखो, एग्जाम क्लियर ना करना वो तो आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है हार्ड वर्क। ठीक है, विथ स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क करना मैं यहाँ पे आपको सिखाती हूँ, हार्ड वर्क आप खुद को ही करना है, वो मैं आपके लिए नहीं कर सकती, है कि नहीं। मैं हार्ड वर्क करके आपके लिए स्मार्ट वर्क में हेल्प करूंगी आपका, लेकिन आपका जो हार्ड वर्क है वो आपको खुद को करना होगा। तो ये न्यूज़पेपर एनालिसिस जरूर से फॉलो करना, एक हफ्ते फॉलो करके देखना। उसके बाद अगर आपको लगे कि मंडे टू सैटरडे कर लो, संडे को अगर आपको लगे कि नहीं मेरे नॉलेज में कुछ भी अपग्रेडेशन तो हुआ नहीं, मेरा नोट्स भी बेकार कुछ भी अपग्रेड नहीं हुआ, मेरे रिविजन्स भी नहीं हुए, तो फिर छोड़ देना। मैं इतनी गारंटी के साथ आपको बोल सकती हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे ना आपको फैक्ट्स बोल देती हूँ, न्यू फैक्ट मैं बोलती हूँ कि आप नोट्स में ऐड करो, और बाकी मैं स्टैटिक बताती हूँ, तो रिवीजन भी मैं करवाती हूँ। जो यहाँ पे मेरी बातें सिंसियर ओबीडियंट स्टूडेंट की तरह अगर कोई सुनता है, वो जाके रिवीजन करता है रोज का रोज जो चीज मैं बोलती हूँ। बाद में आप एंड ऑफ द मंथ खुद उठाकर देखना, जो जो मैंने रिवीजन के लिए आपको बोला है ना, बहुत सारी चीजें ऑफ मल्टीपल जीएस सब्जेक्ट आपकी कवर हो चुकी होगी। मैं पॉलिटी की स्टैटिक बोलती हूँ, इन्वायरमेंट की स्टैटिक बोलती हूँ, हिस्ट्री की स्टैटिक बोलती हूँ। जो नया फैक्ट्स होता है वो तो मैं दे ही देती हूँ ना यहाँ पे। मैं सेम स्टैटिक का देकर यहाँ पे क्या करूंगी, है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पे एक ही फॉर्मेट में हम यहाँ पे न्यूज देखते हैं। हमारा जो फॉर्मेट है, यहाँ पे हम जो भी फैक्ट्स होते हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोथ प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू में भी अगर कुछ पूछा जाएगा, ऐसा भी मुझे फैक्ट्स मिलता है, मैं आपको बताती हूँ। एंड यहाँ एमसीक्यू भी मैं आपको देती हूँ, ताकि टेस्ट सीरीज तो आप शुरू से करोगे नहीं, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हो, छुओगे तक नहीं, लगेगा कि पढ़ लेता हूँ, फिर तो एटलीस्ट डेली बेसिस में आपकी 5 एमसीक्यू तो हो, ताकि मंथ के एंड में जाके इतना तो हो, है कि नहीं। तो 100 125 तो आपका एटलीस्ट एमसीक्यू सॉल्व हो, तो वो आपको करना पड़ेगा। अब बस सुन के ये नहीं,
सुनने के साथ साथ एमसीक्यू भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं जो आपको रिवीजन के लिए हर रोज टॉपिक बोलती हूँ न्यूज़ से, वो भी आपको करनी पड़ेगी। मैं जो आपको नोट्स में ऐड करो बोलती हूँ, वो भी आपको करनी पड़ेगी। मैं जिस चीज़ का A4 साइज पेपर बनाओ बोलती हूँ, वो भी। तो इट्स नॉट जस्ट टिपिकल न्यूज़पेपर एनालिसिस, यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें आपको एग्जाम प्रिपरेशन के लिए भी गाइड कर रही हूँ। तो आपके एडवांटेज के लिए मैं यहाँ पे दे रही हूँ, एडवांटेज उठाओ। ठीक है, तो हो गया। जो यहाँ पे पहले से जुड़े हुए हैं स्किप कर लेना ये 1-2 मिनट, ठीक है। मैं यहाँ पे नए एस्पिरेंट्स के लिए ये सारी चीज़ें बोलती हूँ ताकि उनको समझ आए कि वाई शुड वी फॉलो दिस न्यूज़पेपर एनालिसिस। उनको रीज़न तो चाहिए होगा ना, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़पेपर एनालिसिस है, सबके सब अच्छे हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ, ठीक है, अच्छी चीज़ें तो आप दूसरी जगह से भी ले पाओगे, बट थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ यहाँ से एटलीस्ट आप ले लो, ताकि जो चीज़ आपको करना है वो मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस विद आवर फर्स्ट न्यूज़, जो कहता है कि देखो, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कहा है कि देख, ऑब्जर्व किया है कि सिटीजन को समझना चाहिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी इम्पोर्टेंस, जो हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच से जो हमें राइट मिलता है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमारे फंडामेंटल राइट है, वो डिजिटल एज में हमें रिस्पॉन्सिबल भी बनना है। ऐसा नहीं कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो आप कुछ भी हेट कमेंट, हेट स्पीच, ट्रोल कुछ भी कर लो। ठीक है, देखना आप फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, आपको अगर आपकी पर्सपेक्टिव से आप नहीं कर रहे हो शायद, ठीक है, लेकिन बहुत हम में से करते हैं। कुछ भी कंटेंट में जाके हेट स्पीच यार कुछ भी लिख देते हैं, पर्सपेक्टिव समझते नहीं है। हर दो इंसान अलग होता है, हो सकता है उसका पर्सपेक्टिव अलग हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लाइफ अलग हो, दोनों की सिचुएशन अलग हो। हेट क्यों करना, अच्छा लगे तो देखो, अच्छा ना लगे तो आगे बढ़ो। लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पे ये ऑन सीरियस नोट, कम्युनल इश्यूज भी बन जाते हैं, रेसिस्ट का बहुत सारे हेट कमेंट्स भी आते हैं। तो कहने की बात वही है कि ये सारी डिजिटल एज में बहुत सारा किया जाता है, लोग इंपॉर्टेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो आती है ना राइट के साथ। आपको अगर एक राइट मिली है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हो। इसमें आपका भी एक राइट के साथ साथ हमेशा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको आती है कि आप इस राइट की इंपॉर्टेंस को समझो एंड वैल्यू करो सही चीज को, राइट। तो यही कहता है कि कोर्ट ने भी यही एम्फेसाइज किया है कि आर्टिकल 19 जो हमें देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो राइट देता है, बट वो एब्सोल्यूट नहीं है कि हाँ कुछ भी नाम करे राइट है तो बस किसी को भी कुछ भी बोल दे। तो वो मिसयूज करोगे तो सोशल डिसहार्मनी होगी ही ना, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। तो इसलिए वही सुप्रीम कोर्ट ने रीअफर्म किया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कैरीज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कैन नॉट इन्फ्रिंज ऑन द डिग्निटी और राइट ऑफ अदर। दूसरे के राइट, दूसरे के डिग्निटी को आप बर्बाद करके अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेस नहीं कर सकते, प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आप खुद भी अच्छा करो, दूसरों के लिए भी अच्छा बोलो। अगर बुरा बोलना है तो ऐसे पब्लिकली उनको इंसल्ट मत करो, आपका राइट नहीं है वो। ठीक है, तो ये आप जाके आज लक्ष्मीकांत में पढ़ो। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक लाइन दिया, लेकिन जो भी फैक्ट्स है, जो भी टिडबिट्स है, आप वहां जाके पढ़ना है आपको। ठीक है, प्लीज फंडामेंटल राइट वाली चैप्टर निकालो, लक्ष्मीकांत या कोई भी कोचिंग मटेरियल कुछ भी आप यूज कर रहे हो, वहाँ पे आर्टिकल 19 पढ़ो। नए अगर फैक्ट्स, ये सारे अगर नए फैक्ट्स मिलते हैं आपको तो आप वहाँ पे लिख दो। आर्टिकल 19 हमें क्या कहता है, इट गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू ऑल सिटीजन। लेकिन ये ध्यान रखना, इट्स ओनली अवेलेबल टू सिटीजन, फॉरेनर को नहीं दिया जाता। कुछ क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में कि कौन सा फंडामेंटल राइट सिटीजन के लिए है बट फॉरेनर के लिए नहीं है, या कौन सा फंडामेंटल राइट सिटीजन के लिए भी है एंड फॉरेनर के लिए भी है। ये आपका स्टैटिक का पार्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पे सारा नहीं लिखा। आपका काम क्या है, आप लक्ष्मीकांत अभी खोलो इस लेक्चर के बाद, देन आर्टिकल 19 में जाओ, पढ़ो उसे। जो भी यहाँ पे मैंने एडिशनल पॉजिटिव पॉइंट्स आपको फैक्ट्स मिले हैं वो नोट डाउन करो। हो गया आपका करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक नोट। प्लस ये वाली चीज भी देखो, ये एक चार्ट दिया हुआ है, आप वहाँ पे देखो कि कौन सी चीजें सिटीजन एंड फॉरेनर दोनों को अवेलेबल है, कौन सा नहीं है। ठीक, ऐसी होती है प्रिपरेशन, होलिस्टिक प्रिपरेशन। इसलिए 10 घंटे पढ़ना पड़ता है। जो हम बोलते हैं ना 10 घंटे पढ़ना, वो पागलों की तरह एक ही किताब नहीं पढ़ सकता कोई। यही सारी चीजें करने में 10 घंटा जाता है। ठीक है, इसलिए बोलते मिनिमम 8 to 10 आवर्स लगी जाती है। उसमें आपकी प्रोडक्टिव स्टडी शायद 5 6 6 घंटे ही हो, बाकी 4 आवर्स ये सारी चीजें रिवीजन में जाता है। ये नोट्स अपग्रेड, पढ़ाई तो है ना, पार्ट ऑफ स्टडी है। तो ऐसे आप किया करो। ठीक है, ये हो गया। लेकिन इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। आर्टिकल 19 का क्लॉज 2 क्या कहता है कि स्टेट कैन इम्पोज restriction in the interest of sovereignty, security, public order, decency, morality, and it can be imposed by law.
नॉट आर्बिट्रली कि हाँ मन किया तो स्टेट ने बोल दिया कि ये रेस्ट्रिक्शन आपने कुछ खिलाफ बोल दिया, कुछ लॉ होना चाहिए। रेस्ट्रिक्शंस अगर देंगे भी वो लॉ के तहत ही आना चाहिए। तो ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन वहां पे नोट डाउन कर लो, ठीक है। एंड ये चीज भी नोट डाउन करो, क्यों? क्योंकि मेंस में अगर हेट स्पीच, सोशल मीडिया वगैरह ये सब पहले भी पीवाईक्यूज में आ चुका है, आता है, तो ये केस स्टडी हम बोलते हैं ना, मैंने ना एस्पिरेंट्स को देखा है केसेस के लिए ना वो अमेजन में जाके किताब खरीदते हैं कि जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स का बुक खरीदते हैं। पागल हो गए हो? मतलब क्यों खरीदना है आपको? हर दिन न्यूज़पेपर में आता है, डे वन से ऐसे मेहनत करो ना, तो फिर आपको ये अलग से किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो लैंडमार्क केस है, आज इसको नोट कर लो। अभी कोई भी हेट स्पीच से रिलेटेड आता है, आप ये कोट कर सकते हो ये जजमेंट, ठीक है। वो क्या कहता है? श्रेया सिंघाल 2015 का केस है, which struck down the section 66A of IT Act and reaffirm किया था कि ऑनलाइन स्पीच इज प्रोटेक्टेड बट सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, कि ऑनलाइन में आप कुछ भी बोल तो सकते हो लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होगी। ये नहीं कि आप लोगों की डिग्निटी एंड राइट्स पे वार कर लो, अपनी जो फ्रीडम है उसके चलते दूसरों को आप नीचा दिखा दो, तो वो रेस्ट्रिक्शन सब पे है। तो ये किस केस के तहत है? श्रेया सिंघल केस। तो यही केस वहां पे बुक में लिख दो ना, मेंस में आता है तो मेंस में आपको ये कोट करना होगा, हेट स्पीच का कुछ भी आता है तो ऐसे पढ़ो, दूसरी किताबें खरीद के मत जाओ, ठीक है। ये गलती करते हैं एस्पिरेंट्स, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। देन इसी के अंदर राइट टू रेपुटेशन एग्जाम में आ जाएगा, आपको लगेगा मैम ने 90 आर्टिकल 19 में पढ़ाया था तो यही होगा, नहीं, थोड़ा सा इसलिए ध्यान रखो। इट्स कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 के अंडर ही आता है क्या? राइट टू रेपुटेशन, जो क्या करता है? इट लिमिट्स स्पीच दैट डिफेम्स और हार्म्स डिग्निटी, जो दूसरे की डिग्निटी या को हार्म या डिफेम करता है, उस शब्द को, उस स्पीच को लिमिट करता है, ठीक है। तो बाकी हेट स्पीच हैज नो एग्जैक्ट लीगल डेफिनेशन बट इट्स इंटरप्रेटेड फ्रॉम आईपीसी सेक्शन 153A एंड 295A। तो एग्जाम में आ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है, लीगल डेफिनेशन है हेट स्पीच, ऐसा नहीं है, इंटरप्रेट किया गया आईपीसी सेक्शन के द्वारा, ठीक है। बाकी ये एमसीक्यू जरूर से सॉल्व करना। तो ये हमारा हो गया पहला न्यूज। अब दूसरा न्यूज क्या है कि द असम गवर्नमेंट अंडर इट्स मिशन वसुंधरा 4.0 has initiated a cadastral and socio-economic survey of 4 areas, ठीक है, ताकि वहाँ के लोगों को जो अपनी लैंड ओनरशिप मिले, हैबिटेशन पैटर्न पता चले, डेवलपमेंट जो गैप्स हो रखा है उनको लैंड इशू पट्टास, लैंड टाइटल्स भी उनको दिया जाए, ठीक है। तो ये है क्या, पहले हम ये देख लेते हैं कि 4 एरियाज है क्या। इट्स अ रिवर इन आइलैंड फॉर्म्ड इन ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन। ये टेम्पररी लैंडमास होते हैं जो सील्ड डिपोजिशन, जो पत्थर कंकर आते हैं उससे जो नदी के किनारे जो फ्लड प्लेन्स में एक रिवर एंड आइलैंड जैसा फॉर्म हो जाता है, तो वो टेम्पररी होता है, उसे हम कहते हैं 4 एरियाज। तो इकोलॉजिकली एंड सोशियो इकोनॉमिकली फ्रेगाइल होता है क्योंकि डायनामिक होता है ना, इरोजन हो सकता है, फ्लड हो सकता है, सीजन के चलते ज्यादा फ्लड हो गया तो डिस्प्लेस भी हो सकता है। तो ये मॉर्फोलॉजिकली अनस्टेबल होता है एंड इनका नंबर और एरिया हर मॉनसून में चेंज, ज्यादा बारिश होती है तो ऑब्वियसली लैंडस्लाइड होके घट जाएगी। तो 25 लाख 4 पॉपुलेशन है विद ओनली अबाउट 102 हाई स्कूल अक्रॉस 220। तो देखो 2000 मान लो हाइपोथेटिकली इतने विलेजेस है, इसमें सिर्फ 102 स्कूल है, डेवलपमेंट गैप दिख रहा है, एडुकेशन हेल्थ केयर बेसिक क्या ही मिल रही होगी इनको। तो इसलिए ये सारी सर्वे ज़रूरत होती है ताकि हम उनको जाने, उनको लैंड ओनरशिप मिल सके, जो इंडिजिनियस है वहाँ पे हैबिटेशन उनका पैटर्न समझ सके और उनके लिए भी डेवलपमेंट ला सके, है कि नहीं। तो कैडेस्ट्रियल सर्वे जो यहाँ पे हमने देखा है वो होता क्या है? इट्स अ डिटेल्ड मैपिंग ऑफ लैंड पार्सल टू डिफाइन ओनरशिप एंड बाउंड्रीज, कि किन की ओनरशिप कितनी बाउंड्रीज तक है वो हम करते हैं, बेसिक बेस्ड ऑन सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी हम देखते हैं, जैसे लिटरेसी रेट, हेल्थ एक्सेस एंड लाइवलीहुड ऑप्शन, ये सारी चीजों का हम सर्वे करते हैं। लास्ट सर्वे कब हुआ था? was done in 2002 एंड 2003 के बीच में। तो इसका एम यही है कि ये रिकॉर्ड करता है लैंड होल्डिंग्स, डेमोग्राफी के बारे में हमें पता चलता है, उनकी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में पता चलता है। ये क्यों हम करते हैं? एज पर बिप्लब शर्मा कमेटी रिकमेंडेशन ऑन असम अकॉर्ड क्लॉज 6, जो कहता है कि हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए एंड एड्रेस करना चाहिए जो लिजिटिमेट रेसिडेंट है। तो ये सारी डिस्प्यूट एंड जो लीगली वहाँ के रेजिडेंट है उनको सेफ गार्ड एंड प्रोटेक्शन देने के लिए ये रिकमेंडेशन दिया गया असम अकॉर्ड क्लॉज, कौन सी कमेटी? बिप्लब शर्मा कमेटी। तो ये फैक्ट याद रखना। ऑल्सो आप GS5 में इन केस ऑफ APSC ये कोट कर सकते हो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसी बेसिस पे अगर क्वेश्चन आता है। देन इस
सर्वे के बाद इट में लीड टू इश्यूएंस ऑफ लैंड पट्टा, मीन्स लीगल डॉक्यूमेंट की आपकी जमीन है, ये आपको ये फॉर्मल आपको लैंड राइट्स के तहत वनरेबल रीजन में आपको कुछ पट्टास देंगे, डॉक्यूमेंट्स देंगे कि आपसे ही आप पे ही बिलोंग करता है टू करंट होल्डर पोटेंशियली बोथ इंडिजिनियस एंड नॉन इंडिजिनियस ऑक्यूपेंट। ठीक है, तो इसी बेस पे ये एमसीक्यू है। अब ये 4 एरियाज असम में कहाँ है, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। बीइंग एपीएससी एस्पिरेंट और यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम असम एंड गिविंग यूपीएससी, तो हो सकता है इंटरव्यू में भी पूछे, और नहीं भी पूछे तो आपको जानना तो चाहिए, कल को यहाँ पे पोस्टिंग हो गया तो यू शुड नो। तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में, दैट इज 4 एरिया, दैट इज बरपेटा, वन ऑफ द लार्जेस्ट 4 पॉपुलेशन लाइक भागभर, कलगछिया, मंडिया। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना, आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, धुबरी डेंस मुस्लिम पॉपुलेशन, चार्स लाइक साउथ सलमरा, फकीरगंज, हदसी सिंगीमारी। ठीक है, हदसिंगीमारी, देन ग्वालपाड़ा में लखीपुर, मातिया, बालीजना, देन नौलबाड़ी। ठीक है, ये आप याद रखना नाम। कामरूप मेट्रो नहीं है, कामरूप रूरल है, ध्यान रखना। सोयगांव, बोको, मोरीगांव, मायोंग रीजन, भूरागांव, देन डोरोंग, सिपाझार, मंगलदोई, दालगांव। ठीक है, सोनितपुर, जिया भरोली, ब्रह्मपुत्र, तिनसुकिया, ब्रह्मपुत्र अपस्ट्रीम हैज स्मॉल स्केल चार्ज। ठीक है, झोराटन माजुली, माजुली इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, हमें पता है, फेसिंग इरोजन। देन बोंगाईगांव, बक्सा एंड लखीमपुर स्कैटर्ड एंड शिफ्टिंग 4 पॉकेट्स। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट, बोपेटा। तो ये थोड़ा सा आपको जानना चाहिए, इसलिए मैंने सारा कुछ ये टेबल में आपको दे दिया, ताकि आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लेते हो तो एग्जाम से पहले थोड़ा देख के जाना। ठीक है, तो ऐसे करके आपको प्रिपरेशन करना है, थोड़ा आपको जानना है कि हाउ टू रीड। आप देख लेना बाकी न्यूज़पेपर एनालिसिस, कहाँ पे ये टेबल दिया होगा आपको, तो मैं इसलिए बताती हूँ, बाकी भी फॉलो करो। हर कोई इंसान 80% ही कर सकता है, बिकॉज 20% ह्यूमन लिमिटेशन नहीं होता, वो साइंटिफिक ही है। तो वो 20% शायद आपको यहाँ मिल जाए, तो एटलीस्ट उसके लिए फॉलो करो, आपके लिए भलाई होगी। और अगर 20% से आप आउटपुट 80% ला सकते हो, वो ज़्यादा अच्छा है, ना कि 80% खाने के बाद आप बस 20% आउटपुट ला रहे हो। बेटर कि 20% आउटपुट इनपुट लो एंड 80% आउटपुट लाओ। ये एग्ज़ाम इसी का ही खेल है, लेकिन एस्पिरेंट्स इसके पीछे भागते हैं, फिर रियलाइज करते हैं हमें तो इसके पीछे भागना था, और ये दोनों चीज़ों में भागते भागते पागल हो जाता है। ठीक है, मेंटली, तो ये नहीं करना है आपको। देन नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारा, लार्जेस्ट एवर मिलिट्री ड्रिल किक्स ऑफ इन ऑस्ट्रेलिया। तो जुलाई 13 को ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च किया एक्सरसाइज तालिस्मान सबड़े, द लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज इन इट्स हिस्ट्री, with over इतना पर्सनल 19 नेशन, significant intensification of multinational defense cooperation in the Indo-Pacific, including 5 drill in Queensland and for the first time extended to Papua New, ठीक है, गुनिया। तो ये है क्या, हम देख लेते हैं। एक्सरसाइज तालिस्मन सबड़े, इट्स अ बाइलेटरल सिंस 2005, ये ऐसा नहीं है कि इसी बार कर रहे हैं फर्स्ट टाइम। बाइलेटरल यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया का अकॉर्ड है जो एक्सपांड हुआ मल्टीलेटरल लार्ज स्केल जॉइंट ड्रिल्स। तो ये एनहांस करता है इंटरऑपरेबिलिटी, सिग्नल स्ट्रेंथ इन इंडो पैसिफिक पार्ट ऑफ कंटेनमेंट स्ट्रेटजीज। तो अभी इस साल जो अभी हुआ है, तो इसने इन्वॉल्व किया नेशंस ऑल्सो, इंक्लूडिंग हमारा इंडिया, प्यारा भारत भी है, यूएस, यूके, जापान, कनाडा, फ्रांस, साउथ कोरिया, विथ मलेशिया एंड वियतनाम एज ऑब्जर्वर। तो दिस एक्सरसाइज एरिया इंक्लूड शॉल वाटर बे ट्रेनिंग एरिया क्वींसलैंड, जो कि एक लार्जेस्ट कंटिन्यूअस मिलिट्री ट्रेनिंग जोन है। तो ये वाली चीज, और ये फर्स्ट टाइम अपनी ओवरसी डिप्लॉयमेंट इंस्टेंस भी इन्होंने शो किया। तो ये ज्यादा जरूरी नहीं है, ये मैप जरूरी होगा जो हम सैटरडे को कवर करेंगे। ठीक है, और फर्स्ट टाइम लाइव फायर ऑफ हिमार्स भी हुआ बाय ऑस्ट्रेलियन आर्मी। ये हिमार्स है क्या, ये यूएस के द्वारा सप्लाई किया गया हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है, जो एनेबल करता है क्या, प्रिसिशन लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स कर सकता है। ठीक, तो ये बस आपकी सिक्योरिटी वाले पार्ट में, डिफेंस वाले पार्ट में प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। बेसिकली इस चीज में इंपॉर्टेंट रखने लायक, ये एक्सरसाइज किन किन के बीच था ये याद रखना। ये हिमार्स आ जाएगा, फ्रांस सप्लाइड आ जाएगा, तो ये यूएस है, ये याद रखना। और ये मैप हम देखेंगे सैटरडे को। ठीक,
तो चलिए अभी नेक्स्ट न्यूज हमारा देखते हैं। वो कहता है कि सिंह पुरुष राधा गोविंद बरुआ, इनके बारे में आज एडिटोरियल था। ठीक है, तो एडिटोरियल से जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए हमें जाननी जरूरी है वो हम जान लेते हैं। तो राधा गोविंद बरुआ, often honored as Singha Purush, Lion Man, is widely regarded as the architect of modern Assam for his pioneer contribution in journalism, sport, education, cultural development। थोड़ा सा इनके पर्सनैलिटी के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। जो आप अभी आसाम ट्रिब्यून एनालिसिस सुन रहे हो, ठीक है, उसमें भी उनका बहुत बड़ा रोल है, अभी आप जान जाओगे। ठीक है, he helped to lay the foundation for Assam's post independence identity। तो उन्होंने ही फाउंड किया था असम ट्रिब्यून इन 1939, जो अभी आप पढ़ रहे हो 2025 में। Founded the Assam Tribune in 1939, one of the Northeast India's most credible English dailies, played a crucial role in post-colonial intellectual awakening and free press। ठीक, असम ट्रिब्यून was started from Shillong 1939, शिलोंग से शुरुआत हुई थी। Also, he was the first elected vice chancellor of Guwahati University, played a key role in shaping the university academic vision and infrastructure, and उनको वो पद्मश्री अवार्डी भी है। known as the father of modern sports in Assam, brought Ranji Trophy cricket to Assam, developed Nehru Stadium Guwahati। Also, he was the president of Assam Cricket Association। उन्होंने प्रमोट किया असमी सिनेमा को, म्यूजिक को और ड्रामा को। उन्होंने आर्टिस्ट को सपोर्ट किया, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस बनाए, नर्चर लिटरली टैलेंट को नर्चर किया उन्होंने। ऑल्सो एस्टेब्लिश प्रिंटिंग प्रेस एंड थिएटर्स। He also served as a member of Assam Legislative Council, deeply respected for non-partisan and development-focused leadership। And उनको कई बार कंपेयर किया जाता है इंस्टीट्यूशनल बिल्डर, जैसे हमारे सीवी रमन पिल्लाई इन केरला एंड एम विश्वेश्वरैया इन कर्नाटका, उनके साथ भी उनको कंपेयर की जाती है ड्यू टू हिज रिच पर्सनैलिटी। ठीक है, तो ये याद रखना, इनकी बेसिक चीजें याद रखना, इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं, नॉट ओनली प्रीलिम्स। ठीक है, प्रीलिम्स प्लस इंटरव्यू में तो आ ही सकता है। ठीक है, और मेंस में आप से डायरेक्टली इन पे ना भी आए, कुछ भी अगर आता है कि मॉडर्न असम के ऊपर आता है कि हाउ यू वांट टू लाइक सी एज मॉडर्न असम, वहाँ पे आप एंटरप्रेन्योरशिप तो लिखोगे ही, स्किल डेवलपमेंट लिखोगे ही, एग्रीकल्चर भी लिखोगे ही, कल्चरल भी लिखोगे ही। तो एग्जाम्पल इनके भी दे सकते हो, क्योंकि उन्होंने भी एजुकेशन, कल्चरल डेवलपमेंट, मॉडर्न हमारा असम का जो एक पोस्ट इंडिपेंडेंस जो आइडेंटिटी है, उसको उसकी फाउंडेशन इन्होंने ही रखा था। ठीक है, तो ऐसे आप इस एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। द नेक्स्ट न्यूज जो वो हमारा है कि असम एनवायरनमेंट एंड फॉरेन मिनिस्टर परिमल शुक्लवैद्य ने अनाउंस किया है on global tiger day that the state now has approximately 200 tigers with 28 tigers in Orang tiger reserve। means एंटायर असम में अभी टाइगर की पॉपुलेशन डबल हो चुकी है सिंस 2006। तो ये अच्छी बात है। काजीरंगा में सबसे ज्यादा, मानस में 48, ओरांग में 28, नामेरी में 3। तो India has overall reached 3682 in 2022, representing 75% of global tiger population इंडिया में पाई जाती है। इंक्रीज क्रेडिट किस रीजन? अच्छी से पेट्रोलिंग हुई, एंटी पॉचिंग, कैमरा ट्रैप्स, ड्रोन सर्विलेंस, हैबिटेट रेस्टोरेशन, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। पहले भी हमने लास्ट वीक बहुत सारे न्यूज देखे जहाँ पे हमने कम्युनिटी के साथ मिलकर इन्वायरमेंट कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के चलते हमने टाइगर की पॉपुलेशन भी डबल करने में हमें हेल्प हुआ। ठीक है, तो मैं तो आपको हर दिन एग्जाम्पल देती रहती हूँ, मंथ के एंड में 30 एग्जाम्पल होता है, बट एक ही टॉपिक से 30 एग्जाम्पल आपको एग्जाम में नहीं लिखना। कोई भी पाँच जो आपको याद रहे बिना रट्टा मारे वो लिख देना। ठीक है, मेरा काम है आपको देना, जो भी आपके हिसाब से जो भी 5 सिंपल लगे वो याद रखना। ठीक है, देन ओरंग टाइगर रिजर्व, ये एक स्मॉल पार्क है, लाइक दैट इज 78 किलोमीटर कोर रीजन एंड ओवरऑल 492 किलोमीटर स्क्वायर पार्क इन दोरंग एंड सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, एंड इसमें वर्ल्ड की हाईएस्ट डेंसिटी, वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट डेंसिटीज ऑफ टाइगर। ठीक है, ओरंग डिक्लेयर्ड असम्स 4th टाइगर रिजर्व इन 2016, एलिजिबल फॉर एनटीसीए सपोर्ट। एनटीसीए क्या है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मींस लॉ के द्वारा बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ये एक लॉ के थ्रू बनाया गया, एस्टेब्लिश अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। किस लिए? तो
टू स्ट्रेंथन टाइगर कंजर्वेशन एफर्ट्स को हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके। कब हुआ था क्रिएटेड? 2005। क्यों? फॉलोइंग द रिकमेंडेशन फ्रॉम टाइगर टास्क फोर्स एंड गवर्न किस एक्ट के द्वारा? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक। एंड प्रोजेक्ट टाइगर एनटीसीए ये इंडिया की फ्लैगशिप टाइगर कंजर्वेशन है, जो रिजल्ट क्या हुआ देखने को मिला ना कि नेशनल इंक्रीज हुआ टाइगर में, कहा 1000 से लेके 3000। तो इट्स अ गुड थिंग, पॉजिटिव थिंग। तो एनवायरनमेंट के लिए याद रखना, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर पहले यूपीएससी प्रीलिम्स में आ चुका है, तो टाइगर रिलेटेड आपको जो भी न्यूज आती है बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज इट्स इन पीवाईक्यू। देन आज का कुछ फैक्ट है इंपॉर्टेंट, वो क्या है? ड्रोट लाइक सिचुएशन असम में देखा जा रहा है, तो कब होता है? जब रेनफॉल डेफिशिएंसी इज लेस देन 25% and visible agriculture distress. Assam gets 70% annual rainfall during monsoon. ये थोड़ा फैक्ट्स बस ऐसे ही ध्यान रखना। इसमें इंडिया यूजेस, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की एक एसपीआई यूज होती है, किस चीज में आ जाएगा? स्टैंडर्डाइज प्रिसिपिटेशन इंडेक्स। तो प्रिसिपिटेशन से समझ जाना बारिश, तो टू मेजर रेन या कुछ, तो मॉनिटर ड्राउट कंडीशन, फ्लड वगैरह आ जाएगा, तो थोड़ा ध्यान रखना ड्राउट से, दैट इज एसपीआई। और रेन फेड फार्मिंग अकाउंट फॉर 60% ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, मीन्स बारिश पे डिपेंडेंट जो एग्रीकल्चर रहती है वो 60% ऑफ हमारा एग्रीकल्चर बारिश पे डिपेंड है, तो मानसून हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंग सिस्टम क्या है? इट्स अ ट्रेडिशनल कम्युनिटी मैनेज वाटर चैनल यूज्ड इन असम हिल्स एंड प्लेन्स। कम्युनिटी मैनेज वाटर चैनल, कम्युनिटी के द्वारा जो मैनेज किया वाटर चैनल्स, उसको हम डोंग सिस्टम कहते हैं। दूसरा जो फैक्ट था न्यूज में वो ये है कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया एसटीपीआई एक्सपांड कर रहा है, कि सिर्फ मेट्रो में नहीं, हम इंक्लूसिव आईटी ग्रोथ टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज में भी करें। एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1991। ये ऑटोनोमस सोसाइटी है, रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ये सेटअप हुआ था अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। क्यों? ताकि हम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम्स लाए, तो इससे सेंटर बनाए, अभी तो मेट्रो में नहीं हर जगह बनाए, ताकि हाई स्पीड डाटा कम्युनिकेशन स्टार्टअप को सपोर्ट कर सके ऑल ओवर इंडिया, इंटरप्रेन्योरशिप को फॉलो कर सकते हैं, नेक्स्ट जनरेशन इनकम स्कीम, ये सबको हम प्रमोट कर सके थ्रू ऑल दिस पार्क। ठीक है, ये एक पार्क के अंदर बहुत सारी कंपनियां सेटअप कर सके, है ना? तो ये सारी न्यूज में थी, तो थोड़ा सा याद रखना, एसटीपीआई आ जाएगा तो वो है क्या, बस आइडिया होना चाहिए। बाकी डीआरडीओ एंड इंडियन एयरफोर्स में सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया इंडिजिनियस बी वी राम, दैट इज बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र, जो एक इंडिजिनियसली डेवलप्ड है रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर। ठीक है, इसके साथ एक रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ हमारे इंडिजिनियसली बनाया गया है, सीकर नाम दिया है, सीकर, फ्रॉम ए SU-30 Mk-1 फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफ कोस्टर्न ओडिशा। तो SU-30 MK ये क्या है? ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर, डेवलप किसके द्वारा? बाय रशिया सुखोई, बिल्ड बाय हल फॉर द इंडियन एयरफोर्स। अस्त्र क्या है? इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनियस बियॉन्ड विजुअल एयर टू एयर मिसाइल है। क्यों? टू टारगेट एनिमी एयरक्राफ्ट बियॉन्ड द लाइन ऑफ साइट, मिसाइल टू डिटेक्ट ट्रैक। और बाकी जो यहाँ पे आरएफ जो है ना, ये सीकर रेडियो फ्रीक्वेंसी, ये क्या करता है? डिटेक्ट करता है, ट्रैक करता है, लॉक करता है यूजिंग रेडर, तो ये इंश्योर करता है हाई एक्यूरेसी इन द टर्मिनल फेज। तो बस ये अस्त्र अगर इन टर्म्स किस चीज से अगर रिलेटेड है, तो यू शुड नो द बेसिक आइडिया, बेसिक इन्फॉर्मेशन, इतना ही एग्जाम के लिए जरूरत है। और ज्यादा पढ़ोगे, ठीक है, पढ़ने के लिए नॉलेज तो बढ़ जाएगा, बट एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है। एग्जाम के लिए जितना रेलिवेंट है यहाँ पे इतना ही है। ठीक है, तो आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो किस बारे में कहता है कि यूथ की जो एम्प्लॉयमेंट है वो स्किल पे डिपेंड करता है। देखो, स्किल की अभी स्किलिंग द यूथ इज नो लॉन्गर एन ऑप्शन, ऑप्शन नहीं है कि हाँ स्किल करो या ना करो, आपका मन, अभी डिजिटल एज में आपके पास स्किल होना चाहिए। आपकी बेसिक डिग्रीज जितनी भी हो, नो मैटर, आपके पास स्किल तो होना चाहिए। अभी तो ये एज आ गया कि डिग्री हो ना हो, स्किल होना तो चाहिए। इसलिए आजकल देख रहे हो क्लास 10 पास भी यूट्यूब इंस्टाग्राम से कमा रहे हैं, एंड इट्स अ पॉजिटिव थिंग। लाइक इग्नोर द जो भी थोड़ा सा गंदे वाले कंटेंट बनाते हैं उनको छोड़ो, पॉजिटिव वाले देखो। बहुत बच्चे भी आजकल बना रहे हैं, एट द एज ऑफ 18 to 20 दे आर अर्निंग थ्रू देयर स्किल, चाहे वो पढ़ाने का हो, ब्लॉगिंग का हो, स्टोरी टेलिंग का हो, बहुत सारी चीज मैं आपको आपकी भाषा में समझा रही हूँ, इसलिए सोशल मीडिया का एग्जाम्पल लिया मैंने।
ठीक है। स्किल कुछ भी तरह का भी हो सकता है। फिर अमेज़न में देखना आजकल घर में बनाए हुए स्वेटर, फिर घर पे बने हुए बहुत सारे डेकोरेटिव पीसेस, वो सारी जो स्कूल में पहले करवाते थे बनवाते थे वो सब भी बेचते हैं लोग। क्लाउड किचन भी। तो आपके पास कुछ भी स्किल हो, स्किल इज नेवर लाइक छोटा या बड़ा, ठीक है। कुछ भी स्किल हो, आप अगर उसको मनी में जनरेट कर पाते हो तो वो आपकी तो फायदा ही फायदा है, ठीक है। तो ऑथर यहाँ पे कहता है कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडस्ट्री डिमांड इतनी बढ़ चुकी है कि एकेडमिक डिग्री सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, प्रैक्टिकल इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल्स हमें चाहिए होती है। तो इसलिए नेशनल जो यूथ है हमारी, यूथ को ज़रूरी है कि अपने आप को स्किल करे, रीस्किल करे, अपस्किल करे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि आपको ये फ्यूचर रेडी कैपेबिलिटीज बनाती है। आप स्किल सिर्फ ये सोशल मीडिया एंगल से मत देखो, बाकी भी अपग्रेड होते हैं, प्रोग्रामिंग वगैरह आपको सीखनी है। आप अगर इंजीनियरिंग भी कर रहे हो, ऐसा नहीं कि जो पढ़ा रहे कॉलेज में उतना ही काफ़ी है, आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, प्रोग्राम्स आपको सीखना पड़ेगा, कोडिंग आपको सीखना पड़ेगा, तभी जाके आप अच्छे अच्छे कंपनी में जा पाओगे। तो आपकी स्किल आपको रेडी बनाती है, आपकी कैपेसिटी को बढ़ाती है, ताकि आप डिजिटाइजेशन ऑटोमेशन में जा सको। इकोनॉमिक रेजिलिएंट बनाती है आपको एंटरप्रेन्योरशिप, जॉब कॉम्पिटिटिव में आपको रेडी बनाती है, ठीक है। आपके पास अगर स्किल है, आप घर पे बैठे भी कमा सकते हो, तो माइग्रेशन कम करती है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है कि नहीं। स्पेशली रीजन लाइक असम, आप घर से भी असम बैठे बैठे भी बहुत चीजें कर सकते हो इफ यू आर हैविंग द राइट स्किल, है ना। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट करती है। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट ग्रास रूट लेवल पे, आप गांव में बैठकर भी, आजकल गांव के देखने बहुत सारे व्लॉगिंग चैनल भी है, सिर्फ कोडिंग नहीं, गांव पे बैठ के ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, गांव पे बैठ के पढ़ा भी रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, इंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं। गांव की जो सिंपल चीजें हैं उसको लेके इंटरप्रेन्योरशिप कंपनी खोल दिया, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंस है आजकल। चैलेंजेस क्या है कि देखो, स्किल, हर कोई स्किल क्यों नहीं ले पा रहा है, ये इंपॉर्टेंट तो है बट फिर भी गैप तो है, क्यों? क्योंकि लोग अभी भी गवर्नमेंट जॉब पे बहुत डिपेंड करते हैं, ठीक है। जहाँ की 1% ही सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट सर्विस को, गवर्नमेंट सर्विस 1% ऑफ एडुकेटेड यूथ ही एब्जॉर्व होते हैं, फिर भी हमारी इंडिया की 90% तो लोग गवर्नमेंट जॉब, मतलब एग्जाम्पल ऑथर का कहना यही है कि जहाँ पे 1% ही गवर्नमेंट जॉब में सिर्फ जा सकते हैं, वहाँ लगभग हर कोई ओवर डिपेंडेंट हो रखा है गवर्नमेंट जॉब में, कहाँ से आएगा? स्किल्स एंड जॉब मिसमैच, कि एडुकेशन जो आपको देता है वहाँ पे इंडस्ट्री में जो ट्रेनिंग चाहिए, स्किल चाहिए, वो पढ़ाते नहीं है, तो एडुकेशन और ट्रेनिंग में गैप आ जाता है। अवेयरनेस कम है डिजिटल स्किलिंग प्लेटफॉर्म के बारे में। आज आप लोगों को बोलो कि आपको यूट्यूब में कमाना है, इंस्टाग्राम में कमाना है, या फिर ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन कुछ भी आप करो, वो सब करना है, बहुतों को पता ही नहीं है। बहुतों को बोलेंगे आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, मोबाइल में क्या कर रहे हो, देख रहे हो बस मोबाइल ही दिन भर। हो सकता है आप मोबाइल से प्रोडक्टिव यूज कर रहे हो, तो वो अवेयरनेस ही नहीं है। बहुत लोगों को लगता है आप घर पे बैठे क्या ही करते हो, सिर्फ बैठे हो। आप जो घर पे बैठ के स्किल अपनी अपग्रेड कर रहे हो, स्किल के थ्रू कमा रहे हो, वो लोग नहीं जानते कि वो भी एक स्किल डेवलपमेंट का पार्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारी कमी है, रूरल एंड रिमोट एरियाज में बहुत सारी अभी भी लोगों को बेसिक वाईफाई की कनेक्शंस भी अगर लेने में सोचना पड़ता है, क्योंकि उनके पास या तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो सारी चीज़ें, या फिर उनको कैसे चलाना है वो सब भी नहीं पता, तो वो सब ट्रेनिंग एडुकेशन भी ज़रूरी है। तो इनिशिएटिव्स है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव नहीं किया गया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें तो स्किल ट्रेनिंग एकेडमिक के साथ एक साथ होता रहे, वो प्रमोट किया गया है। आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग असीम स्कीम, जो डिजिटल जॉब स्किल मैचिंग प्लेटफॉर्म है, कि आप डिजिटली जॉब अपनी कर सकते हो। देन स्किल इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया, ये सारी तो होलिस्टिक एफर्ट करती है कि आपकी क्वालिटी स्किलिंग हो। यूनेस्को, यूएनई, वीओसी, डब्ल्यूआईसीडी थीम क्या था कि यूथ एम्पावरमेंट थ्रू एआई एंड डिजिटल स्किल, तो ये सारी दिखाती है कि ये सारे स्कीम्स के थ्रू, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के थ्रू न्यू एज लर्निंग को प्रमोट कर रहा है। तो देखो असम में भी कुछ कुछ डेवलपमेंट हुआ है। क्या क्या हुआ है? ऑथर ये कह रहा है कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाए हमने, स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी हमने लाए, कहाँ पे? मंगलदई, सेंट्रल हब फॉर वोकेशनल लर्निंग। असम स्किल डेवलपमेंट मिशन, आईटीआई, इंजीनियरिंग, मेडिकल इंस्टीट्यूट हमने प्रमोट किया। पब्लिक प्राइवेट इनोवेशन हमने पैन आईआईटी एलुमनी इनिशिएटिव स्टार्ट किया, 90 करोड़ पीपीपी प्रोजेक्ट स्टैब्लिश, 10 स्किल सेंटर्स विद गारंटेड प्लेसमेंट। एडवांटेज असम 2.0, वो भी अट्रैक्ट करता है क्या? स्किल लिंक्ड इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चर, एग्रो प्रोसेसिंग, आईटी, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, ये सारी असम की, असम गवर्नमेंट की स्टेप्स है कि नहीं, जो स्किल के प्रति लिया गया है। देन हम स्किल वर्कफोर्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं कंट्री में, जैसे जापान, सिंगापुर, ताकि वहां से लोग सीख के आके यहाँ पे भी अपना योगदान दे सके। पॉलिसी इम्पैक्ट,
असम्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइंड फ्रॉम 9.9 से 7.9, तो अच्छी बात है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम रही है। क्यों? स्किल डेवलपमेंट के चलते। तो हमने जॉब क्रिएशन वाया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड स्किल हब फॉर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, ये सारा स्टेप्स लिया हुआ है, राइट। तो और हम क्या कर सकते हैं? अवेयरनेस कैंपेन, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी इसके बारे में पता नहीं है, स्कूल कॉलेज इवन हमारे जो पहले के जनरेशन उन तक भी हम कर सके। करिकुलम मोनेटाइजेशन, स्कूल में भी, स्कूल लेवल से एआई कोडिंग डिजिटल लिटरेसी हम फॉर्मल एजुकेशन के साथ लाए। इंडस्ट्री एकेडमी कोलैबोरेशन की सेक्टर स्पेसिफिक जो स्किलिंग पार्टनरशिप है विद प्राइवेट फर्म्स वो करे, ताकि इंडस्ट्री के साथ हमारी एकेडमी की जो ट्रेनिंग चाहिए, जो जॉब और एडुकेशन की जो गैप है वो मिट सके। लाइक लोकल लैंग्वेज स्किलिंग टूल्स कि इंक्लूसिव एक्सेस रहे अक्रॉस रीजन एंड सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स, की ऐसा नहीं सिर्फ इंग्लिश, बहुतों को इंग्लिश नहीं आता तो वो एसएमएस में भी रहे, हिंदी में भी रहे, जिनको हिंदी में समझ आए, तो लोकल लैंग्वेज स्किलिंग टूल्स भी हमें चाहिए। मॉनिटरिंग एंड फीडबैक सिस्टम कि रियल टाइम स्किलिंग आउटकम्स जॉब प्लेसमेंट ये सब भी रहे, ठीक है। तो देखो, नेशन बिल्डिंग के लिए स्किल तो बहुत जरूरी है, ठीक है। और हमारा जो इंडिया अभी जो मूव कर रहा है टूवर्ड्स बिकमिंग अ डेवलप्ड कंट्री बाय 2047, तो उसके लिए तो यूथ को रेलिवेंट स्किल से मीन्स एडुकेटेड होना ही पड़ेगा, ठीक है। उसी के चलते हम इंक्लूसिव ग्रोथ, इकोनॉमिक कम्पिटिटिवनेस एंड टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप को ला पाएंगे, ठीक है। तो ऑथर इसके माध्यम से यही कहना चाहता है कि वाई स्किल डेवलपमेंट इज सो इम्पोर्टेंट इन टूडेज एज। तो आपको स्किल अपना भी डेवलप करना चाहिए। मैं इसलिए कहती हूँ ना कि पढ़ो, एंजॉय करके पढ़ो, मतलब अच्छे से पढ़ो, ठीक है। जो चीज़ें रेलिवेंट है, जो चीज़ें बेकार की चीज़ें मत पढ़ो, अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो दिमाग में। एग्जाम क्लियर हो ना हो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन स्किल आपको मिलता है कि नहीं वो आपके हाथ में है। पढ़ाई करते वक्त अपने स्किल को बनाओ, ठीक है। तो ऑथर का यही कहना था कि यू शुड नो द इम्पोर्टेंस ऑफ स्किल, इट्स द न्यू मंत्र। ये होगा तो सब होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे कल। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, खुश होके पढ़िए, और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।